मैं इन दिनों बामुश्किल 5 साल का हुआ होगा जब मेरे अब्बा की वफात हो गई थी। पर मुझे अम्मा का वो रूप आज भी याद था। वो शाम मुझे आज तक नहीं भूली थी जब अम्मा लाल रंग का जोड़ा पहने घर में दाखिल हुई थी। और मैं हैरान था कि अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है। मुझे लाल रंग के जोड़े का मतलब नहीं समझ आया था, पर मुझे अम्मा की मुस्कुराहट अजीब लगी थी। इनकी खुशी, इनका चेहरा मुझे आज भी याद था। औरत जब मैं किसी जनाजे में जाता, लोगों को रोता हुआ देखता, औरतों को पीटते देखता, तो सोचता कि अम्मा ने तो अब्बा के मरने पर ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई थी और उन्होंने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। इस दिन अम्मा ने मुझे कहा था, बेटा कल से तुम मेरे कमरे में नहीं सोओगी। मैं हैरान था कि अम्मा मुझे ऐसा क्यों बोल रही हैं। लेकिन अब मैं जबकि बड़ा हो गया था, मुझे अम्मा की एक एक चीज अजीब लगने लगी थी, बुरी लगने लगी थी, या ये कह लें कि मुझे इन पर शक होने लगा था। मैं 10 साल का था जब एक सर्द से रात अम्मा अपने कमरे में उठकर मेरे पास आई। उन्होंने दरवाजे तक गौर से देखा, जैसे किसी चीज का जायजा ले रही हो। फिर बोले, चलो बेटे, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। मैंने कहा, क्यों अम्मा, हम अब कहाँ जाएं? बोले कि बस अब हम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ तुम्हारे अब्बा खुश नहीं हैं। अम्मा की अजीब सी आवाज सुनकर मैं परेशान होता था, पर अम्मा ही मेरी माँ और बाप थी। मैं इनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता अपनी जिंदगी में नहीं पाता था। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा? अम्मा बोली, हाँ, लेकिन अभी तुम्हें जल्दी उठना होगा। अगर जरा भी देर हो गई तो हम फंस जाएंगे। मैंने कहा, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूँगा। अम्मा, तुमने तो आज तक मेरी इतनी हिफाजत की, मैं वक्त से पहले ही बड़ा हो गया था। अम्मा की बातें भी मानता, इनसे सवाल जवाब भी करता। खैर, मैं थोड़ी ही देर में अपना स्कूल का बस्ता लेकर बाहर आ गया। एक बस्ता अम्मा ने उठाया हुआ था। फिर अम्मा ने काले कपड़े पहन लिए, घर से बाहर कदम रखा, मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था। अम्मा किसी मुर्दे की तरह चलती जा रही थी। अम्मा ने घर का दरवाजा तक बंद नहीं किया था। मैं हैरान था कि दरवाजा खुला छोड़कर अम्मा कहाँ जा रही है। अम्मा के पास एक बड़ा बैग था जिसमें उन्होंने सारे तलाए, जेवरात और पैसे वगैरह डाल रखे थे। दूर ही एक गाड़ी खड़ी थी, ये शायद हमारे इंतजार में थी। मैंने देखा गाड़ी वाला अम्मा से सवाल किए बगैर हमारे बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू हो गया। इसका मतलब तो यही था कि ये अम्मा का जानने वाला था, मगर कौन था, क्यों यहाँ आया था, ये सवाल आज तक मुझे नहीं पता चला था। खैर, हम लोग इस गाड़ी में बैठे गाड़ी फराटे फिरती शहर की तरफ रवाना हो गई। पर जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, एक शोर की आवाज सुनाई, को चीरती हुई मेरे कानों में टकराई। इसी लम्हे अम्मा ने बेअख्तियार ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और इसे चलने को कहा था। ये इस रात भरी रात जवानी तक मेरे साथ रही थी। हम लोग रात को ही एक दूसरे घर में मुंतकिल हो गए थे। यह घर शहर में था। वो आदमी हमें इस घर में छोड़कर गया था, पर अम्मा का इस आदमी के साथ ताल्लुक कुछ अजीब लग रहा था। खैर से वो हमें जिस मकान में छोड़कर गया था, मकान अच्छा खासा था, खुला और हवादार था। अम्मा ने इससे कहा कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं। आदमी ने अम्मा को यकीन दिलाया। अम्मा ने घूम फिर कर सारे दरवाजे घर को देख लिया, फिर दरवाजा बंद करके इस आदमी को रुखसत करके अंदर आ गई। एक जगह वो बैग रखा, फिर इसे महफूज कोने में छुपा दिया और मुझे देखने लगी। मैं चारपाई पर बैठा इन्हें घूरता जा रहा था। अम्मा, ये सब क्या है? मैंने रोते हुए पूछा। मेरे सब दोस्त गांव में ही रह गए बेटा, अब तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वहां नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हारे कान भरते। मुझे याद आया कि पिछले ही दिन तो गली के नुक्कड़ पर खड़े एक लड़के ने मुझे बेगैरत और मेरी माँ के बारे में भी कुछ कहा था। घर आकर मैंने अपनी अम्मा को कुछ बताया, जिस पर मेरी माँ सोच में पड़ गई और आज ये सब हो गया था। अम्मा, क्या तुमने इस तश्कील की बात सुन ली? इस वजह से हम यहाँ आए हैं, मैंने अम्मा से पूछा। नहीं बेटा, वो सिर्फ एक शकील नहीं था, वहाँ सभी तुम्हारी माँ के बारे में अजीब बातें करते थे। तो क्या तुम ये गवारा करोगे कि कोई तुम्हारी माँ के बारे में अजीब अजीब बातें करे? मैंने कहा, नहीं अम्मा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, मैं इन लोगों में नहीं रहना चाहता। अम्मा बोली, यहाँ बहुत कुछ खाने को मिलेगा,
तो बिल्कुल फिक्र नहीं कर, तेरी मैं जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना दूंगी। मगर बेटा तुमको मेहनत करना होगी और स्कूल में भी पढ़ना होगा। मैं नहीं जानता था कि शहर की जिंदगी इतनी मुख्तलिफ होगी। अगले ही दिन अम्मा मेरा हाथ पकड़कर एक स्कूल में ले गई। स्कूल में मेरा दाखिला फौरन हो गया था, क्योंकि अम्मा ने मुझे हर वक्त घर में भी पढ़ाती रहती थी। मुझे छठी क्लास में दाखिल कर दिया गया था। अब मैं पढ़ने में मसरूफ हो गया, दिन रात पढ़ता रहता, मुझे किसी चीज का होश न रहता। अम्मा मेरी हौसला अफजाई करती, मेरा हर काम वक्त पर करती, पर अम्मा घर में पैसे कहाँ से लाती थी ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। अलबत्ता अम्मा की कुछ अजीबोगरीब बातें जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती। मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिलता था। एक रात मुझे अपने कमरे में घटिन महसूस होने लगी। मैं बाहर आ गया। अम्मा भी बाहर ही बैठी सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, अम्मा छत की चाबी तो दो, मुझे छत पर जाना है। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुंह पर हाथ रख लिया। बेटा कैसी बातें करते हो तुम, छत पर जाओगे, वो भी इस वक्त? मैंने कहा, अम्मा मैं कोई लड़की तो नहीं हूँ, मेरी उम्र अब 15 साल हो गई है। अम्मा हंसकर बोली, बेटा तो अभी मर्द नहीं है, मेरा शेर का बेटा। जब मर्द बन जाएगा तो मैं इसे खुद छत पर ले जाऊंगी। अम्मा ये क्या बात हुई, तुम हमेशा मुझे छत पर जाने से रोकती हो। ऐसा भी वहाँ कौन सा खजाना है जो मेरे जाने से चोरी हो जाएगा? अम्मा मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसे कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ किसी किस्म का कोई खजाना नहीं, बस तुम अभी नहीं जा सकती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अम्मा की बात से नाराज हो गया, वापस अपने कमरे में आ गया। पर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि अम्मा ऐसी बातों से मुझे मना क्यों करती है, और आज वाकई में मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर उठकर अम्मा के कमरे में गया। वहाँ मेरी नजर दूसरी चारपाई पर पड़ी तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा, अम्मा मेरा दम घुट रहा है, मैं यही सोना चाहता हूँ। मेरी नजर फिर दोबारा चारपाई पर पड़ी। मैंने जब गौर से देखा तो कहा, अम्मा ये चारपाई तुमने किसके लिए रखी है? यहाँ तो बाकायदा बिस्तर भी रखा है, तकिया भी है। अम्मा मेरी बात सुनकर घबरा गई। बोली कि बेटा ये मैंने वैसे ही रखी है। मगर क्यों अम्मा, इतनी बड़ी चारपाई तूने यहाँ सजा सवार कर किसके लिए रखी है? मेरी बात पर मेरी अम्मा मुझसे खफा होने लगी तो मुझ पर शक कर रहा है। बेटे मैंने किसी मकसद के लिए रखी है ना, इस पर तेरे अब्बा की रूह आती है। अब्बा की रूहानी इतनी तो हम पुरुष ना बनो। मैंने अपनी माँ से ये तो कह दिया था, पर शक मेरा बढ़ गया था और पहले से ज्यादा बढ़ गया था। हर बार सब मैं अम्मा की कोई नई चीज देखता तो मेरे जहन में पिछली सारी बातें घूमने लगती और मैं अम्मा की बातों पर मजीद शक करने लगता। आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि आखिर अम्मा ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों बिछा रखी है। एक चारपाई पर भी तो सोया जा सकता है। फिर खुदा जाने क्या वजह थी कि अम्मा दूसरी चारपाई रखकर यहाँ सोती, पर मैं चुप हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब अम्मा की बाकी चीजों पर भी नजर रखूंगा, छत पर भी जाऊंगा, पर इससे पहले ही एक ऐसा वाकया मेरे साथ हो गया जिसने मेरे जहन को मजीद मशकूक कर दिया और अम्मा की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। हुआ यूं कि इन दिनों अम्मा से छुपकर मैं एक और वर्कशॉप पर भी जाने लगा था। मुझे और कोई काम तो नहीं आता था क्योंकि मैं ज्यादातर पढ़ाई ही करता, पर आज मैं कुछ हुनर सीख कर पैसा कमाना चाहता था कि जिंदगी की गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता चलाऊं ताकि हम पर ज्यादा बोझ न बने। खुदा जाने अम्मा पैसे कमाती कैसे थी, ये राज आज तक मुझे नहीं मालूम हुआ था, पर मैं ये जरूर जानता था कि अम्मा को पैसों की जरूरत होती है। वो पाई पाई का हिसाब इसलिए करती है क्योंकि इसके पास पैसे कम होते हैं। हैरत की बात यह थी कि घर में सारे तलाई जेवरात वैसे के वैसे पड़े थे। अम्मा ने कोई भी नहीं बेचा था, वो सब अम्मा पहनती भी थी और मैं जब अम्मा को देखता वो रंगीन कपड़े पहने खुशबाश रहती। इसे देखकर लगता कि अम्मा पर गज बेवा नहीं, बेवा औरतों की तो रंग ढंग चाल ढाल ही और होती है। उन्होंने सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने होते हैं, अक्सर ही गमगीन रहते हैं। कम से कम मैंने तो अपने गांव में यही देखा था, पर मेरी माँ उल्टा सच सवर कर रखती और खुद को कभी भी बूढ़ा ना होने देती, बल्कि अपने चेहरे पर सुर्खी पाउडर और हाथों और कलाइयों में जेवर जरूर रखती। मैं अम्मा की बातों पर कभी भी गौर नहीं करता था, पर आज होने वाले एक और वाकये ने मुझे अम्मा की तरफ ज्यादा मशकूक कर दिया। हुआ यूं कि मैं जिस वर्कशॉप में जाता था
वहाँ एक दिन मुझे वखास नामी एक लड़का मिला। वो लड़का मुझे बार बार गौर से देख रहा था, कभी आकर मेरी तरफ तवज्जो देता तो कभी मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा, तुम कौन हो, किस गांव से ताल्लुक रखते हो? इसने मुझे डिक्सा का नाम बताया। करते करते मैं इसके गांव तक पहुंच गया। इसने भी मुझसे मेरे टाउन का पूछा। हम दोनों एक ही गांव के थे। मजे की बात तो ये थी कि हम मोहल्लेदार निकले, पर चौंके मैं बचपन में ही यहाँ आ गया था। आज वो मुझे तकरीबन ठीक 10 या फिर 12 साल बाद मिला था, इसलिए मुझे पहचान नहीं पाया। हम दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश हुए। कहने लगा कि तुम यहाँ आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी माँ रातों रात इस मोहल्ले को छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई और तुम भी नहीं नजर आए। हम तो ये समझे कि खुदा न खास्ता तुम लोगों के साथ कोई हादसा हो गया है, क्योंकि तुम्हारी अम्मा ये कहकर इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा, क्या मेरी अम्मा को क्या? बोलो कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ, तुम्हारी अम्मा ठीक है? इसने अजीब से लहजे में पूछा। इसके लहजे में हकारत थी। मैंने कहा, हाँ अम्मा ठीक है। मैंने इसे बहुत कुरेदने की कोशिश की कि वो मुझे इस बारे में कोई और बात भी बताए, लेकिन इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ इतना बोला कि तुम जैसे बेटे बहुत मजलूम होते हैं, जो अपने माओ के किरदार की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हैं। इसने यह बात बातों बातों ही में की थी, सो मैं इससे ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिखा सका। पर हाँ, मुझे अपनी माँ पर शक गहरा होता जा रहा था। मैं चाहता था कि मैं माँ को रंगे हाथों पकड़ूं। जरूर वो किसी से मिलती है, किसी से चक्कर चलाती है, या फिर कोई ना कोई और बात है जिसकी वजह से मेरी माँ इतना मुतमईन है। इस रात घर आकर मैंने हर चीज पर नजर रखना शुरू कर दी। आज तो मैंने एक अजीब मंजर देखा था। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मैंने सोचा था कि आज अपनी अम्मा के कमरे में जाकर जरूर देखूंगा कि वहाँ क्या होता है, दूसरी चारपाई पर कौन सोता है। पर मैंने जैसे ही अम्मा के कमरे के बाहर रखे जूते देखे तो मेरी तो जैसे हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। हमारे घर के बाहर 2 बड़े बड़े मर्दाना जूते रखे हुए थे। इन जूतों को देखकर मुझे साफ पता चल गया कि आज हमारे घर में कोई और भी आया है। मैंने सोचा कि बजाय अम्मा के कमरे पर दस्तक देकर इनको मौका देने की और इन्हें ज्यादा अलर्ट करने की, अच्छा है मैं यही बाहर बैठकर इंतजार करूं कि वो आदमी कौन है और कहाँ जाता है। मैं अपने कमरे में आ गया। बाहर बैठना मुमकिन नहीं था। कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नजर आता था। मैं अपने कमरे में बैठकर अम्मा पर नजरें जमाए हुए था। रात के काफी सारे पहर गुजर गए, मुझे नींद नहीं आई। मेरी नजरें चौकन्ना थी और मैं बिल्कुल अलर्ट होकर ही बैठा हुआ था। पर सुबह जैसे ही 2 मिनट के लिए मेरी आंख लगी, मैं सो गया। तो जब मैं बाहर आया तो देखा कि अम्मा बाहर के काम कर रही थी और वो जाग गई थी। यह देखकर मैं तेजी से बाहर आया। मैं अम्मा को आज फिर रंगे हाथों नहीं पकड़ सका था, क्योंकि ना ही कोई जूते वहां थे और ना ही कमरे में ऐसे कोई आसार थे। मुमकिन है कि वो शख्स जा चुका था। मैंने देखा घर का दरवाजा भी बंद था। अब मेरे पास ऐसा कोई सबूत या ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी बिना पर मैं अम्मा से मजीद सवाल जवाब करता खामोश हो गया। दिल ही दिल में करने लगा कि अब मैं अम्मा का रास्ता जरूर फाश करूंगा। अगली रात हुई तो सोचा कि नींद आएगी तो मैं कमरे से बाहर रहूंगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊंगा और जब वो शख्स आएगा तो जरूर देखूंगा कि ये कौन है। मैं घर के बाहर जाकर बैठ गया ताकि मुझे नींद न आए। मैं इस शख्स का इंतजार कर रहा था। फिर सोचा कि अम्मा मुझे देख लेगी। जाहिर है वो आते हुए इसकी राहें भी तो सकती होगी। मैं दरवाजे के बिल्कुल अंदर बैठ गया, पर मैं फर्श पर बैठा था, इस बात को यकीनी बनाकर कि मुझे नींद न आए। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि किसी ने जोर का डंडा मेरे सर पर मारा और फिर मेरे जहन के आगे गंदगी छा गई। तारीकी सी थी जिसके बाद मुझे कुछ याद न रहा कि हुआ क्या है। मेरा जहन ना जाने कितने घंटे तारीकी में रहा। मैंने चीख से सुनी थी जो कि अम्मा की थी। जब मेरी आंख खुली तो माँ ने मेरा सर अपने गोद में रखा हुआ था। माँ मुझसे कह रही थी, बेटा तुम क्यों दरवाजे के पास बैठे थे, अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा कि हाँ माँ मेरी तबीयत तो ठीक है, पर मुझे डंडा किसने मारा? अम्मा ने जो जवाब दिया इसने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया, बल्कि परेशान कर दिया।
बोली कि बेटा मैं सब जानती हूँ, तुम कितने दिनों से मेरा पहरा लगा रहे हो। तुम जानना चाहते हो जूते किसके हैं, मैं सिल्क का कपड़े क्यों पहनती हूँ, वो जेवर किसके लिए है। अम्मा की मुँह से ये सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। अम्मा आपको मेरी हर बात का पता है। अम्मा ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तेरे दिल में क्या है। नहीं अम्मा, मैं नहीं जानता कि वाकई तुम क्या कर रही हो। बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आती। क्या मैं अंधा हो गया हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता। मैं रोने लगा तो अम्मा ने कहा तुम मेरी एक बात मान लो, मैं सारे राज तुझ पर अफशां कर दूंगी। मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि किस बात के पीछे क्या राज है। मैंने कहा बोलो अम्मा, मैं मानूंगा, पर मुझे अब इस कश्मकश में ना रखो। मुझे अपनी हर बात बताओ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं। अम्मा ने कहा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, जुम्मा को तुम्हारी शादी है। अगर तुम वो शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हें हर रात सच सच बता दूंगी, फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं अम्मा को हैरत से देखने लगा। मैंने मजीद कोई सवाल नहीं किया। मुझे जुम्मा का दिन बेचैनी से इंतजार था। मेरी उम्र अब 18 साल हो चुकी थी। अम्मा मेरी शादी कर देना चाहती थी, पर किससे ये मैं नहीं जानता था। जुम्मे वाले दिन अम्मा मुझे गाड़ी में बिठाकर बड़े से घर में ले गई। वहां पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। अम्मा को तो हाथों हाथ लिया गया। मुझे भी बहुत इज्जत से एक कमरे में ले जाकर बिठाया गया। मेरे सामने 7 नौजवान आकर बैठे और बोले तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं। मैंने नफी में सर हिला दिया। हमारी बहन को खुश रखना, तभी तुम भी कामयाब रहोगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं नहीं जानता था अम्मा मेरी इस लड़के से शादी क्यों करवाना चाहती है जिसके साथ भाई है। खैर थोड़ी ही देर के बाद निकाहनामा मेरे पास लाया गया, जिस पर मैंने दस्तखत कर दिए गए। यूं अलीना मेरी बीवी बन गई। अब अलीना में क्या नुक्स था जिसकी वजह से इन 7 भाइयों ने इसे मेरी दुल्हन बनाया। ये तो मुझे शादी के बाद मालूम हुआ कि अलीना एक टांग से लंगड़ी थी। कोई माकूल नौजवान इससे शादी करने को राजी नहीं था। उन्होंने अम्मा ने इनको ना जाने कैसे ढूंढा, पर मेरी शादी अलीना से हो गई थी। अलीना लंगड़े पर बेहद खूबसूरत थी। अलीना के 7 भाई थे और फिर जब शादी हो गई तो मुझे शादी की खुशी से ज्यादा इस बात का तजस्सुस था कि अम्मा ने मुझसे इतने ज्यादा राज क्यों छुपाए। अब वो मेरी माँ थी, बेवा थी। मैं इनसे सख्ती से भी नहीं पूछ सकता था। जो कसम दी थी वो मैंने पूरी कर दी। मेरी बीवी अपने कमरे में बैठी थी। मैं माँ के पास आया, कहा कि अम्मा अब अगर आपने मुझे सारे राज नहीं बताए तो मैं भैया आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनकर अम्मा मुस्कुराती और बोली इधर आ मेरे बेटे, मैं तुझे एक एक बात बताऊंगी, पर वादा करो तू कभी अपनी बीवी से इन बातों का जिक्र नहीं करेगा। मैं अम्मा के पास बैठ गया तो अम्मा ने अपनी कहानी शुरू की। देखो बेटा, इस माशरे में औरत जितनी पाक क्यों ना हो, मर्दों का माशरा है, इस पर इल्जाम जरूर लगता है। गांव में भी ऐसा भी हुआ था। लोग मुझ पर अजीब अजीब बातें करने लगे तो मैं तुम्हें लेकर शहर आ गई। मैंने एक आदमी से निकाह भी किया था। वो इंतहाई नेक और शरीफ इंसान था। मैंने सिर्फ एक कागजी निकाह इसलिए किया ताकि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले और मैं सारी जिंदगी बेवा ना कहलाई जाऊं। मैं चूड़ियां और तलाई ज़ेवरात इसलिए पहनती थी कि मोहल्ले की आने वाली हर औरत को ये बात बता सकूं कि मैं सुहागिन हूं, बेवा नहीं हूं। इसी वजह से औरतें मुझे कभी भी बेसहारा नहीं समझती थी। हर आने वाली औरत मासूम और शरीफ नहीं होती, इनमें कुछ चालबाज भी होते हैं। मैं अपने ज़ेवरात के जरिए सभी को ये पैगाम देती हूँ कि मैं एक बेवा नहीं हूँ, बल्कि मेरा शौहर है। मगर बेटा, इस शख्स की फिक्र ना करो जिसने मुझसे कागजी निकाह किया है। वो तो गांव का एक मुआजिज शख्स है जिसे शादी के नाम से ही नफरत है। इसने कभी जिंदगी में शादी का नाम नहीं लिया। मुझसे कागजी निकाह इसलिए किया ताकि वो वहां के किसी इलेक्शन में अपने कागजात जमा करवा सके। पर तुम तो जानते हो कि इसके इस कागजी निकाह ने मुझे कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया। रही बात इन जूतों की, वो तो मैं इसलिए रखती थी कि हर आने जाने वाले को अंदाजा हो कि इस घर में कोई मर्द है। और बाकी तुम्हारे सवालों के जवाब उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मिल गए होंगे। मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं होने दिया, इसलिए लोगों के कपड़े धोकर छत पर डालती थी। लोग मुझसे कपड़े धुलवा मुझे रकम दे जाते, जिनसे घर का निजाम चलता रहता था। मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ के लोगों के बारे में
तुमको पता चले कि तुम्हारी माँ लोगों के कपड़े धोती है, सो कभी तुम्हें इनसे मिलने जुलने के लिए मैंने खुली छूट नहीं दी। अगर अब भी तुम्हें अपनी माँ पर कोई शक है तो तुम भले मेरी सभी जानने वाली औरतों से पूछ लो, तफ्तीश कर लो या फिर इस आदमी से जाकर पता कर लो। मैंने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, हत्ता कि इस शख्स की तरफ भी जिसके मैं निकाह में हूँ। मैं अम्मा की बातें सुनकर परेशान हो गया। मैंने कहा, अम्मा मैंने तो शादी कर ली, तुमने मेरा हक अदा कर दिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास छोड़ आता हूँ। मैं इतना तंग दिल भी नहीं कि अपनी माँ की खुशियों पर रुकावट डालकर अपनी झूठी गैरत को तस्कीन दूं। मेरी बात सुनकर माँ रोने लगी और बोली, बेटा मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मेरे दिल में अपने शौहर की यादें हैं, मैं इन्हीं के पास चली जाऊंगी, तभी खुश होंगी। मैं ये जिंदगी इनकी यादों के सहारे जी लूंगी। पर दोबारा तुम मुझ पर कभी शक मत करना। तुम्हारी माँ अकेली इस जमाने से लड़ी है, पर मैं जिसके लिए लड़ी वो तुम हो। अगर तुम भी शक करोगी तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने अम्मा को सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं था। सच है कि इस माशरे की औरत वाकई मजलूम है, चाहे वो अपने आप को साबित करने के लिए सालों क्यों न लगा दे, इस पर शक जरूर किया जाता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।